हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित बुदोरिया। दोस्तों, रोमानिया जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, साथ ही साथ एक शेंगन जोन का भी मेंबर कंट्री है। रोमानिया की कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज आ चुकी हैं हमारे पास। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि रोमानिया के लिए किन देशों के नागरिक जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। ऑफकोर्स अगर आप भारतीय हैं तो आप हमारे भारत के ऑफिस के साथ साथ आप हमारे दुबई के ऑफिस से भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ नेपाली और बांग्लादेशी नागरिक भी अप्लाई कर सकते हैं। बांग्लादेशी हमारे दुबई ऑफिस को संपर्क करें, और स्पेशली वे कैंडिडेट्स जो कि इस समय जीसीसी कंट्रीज में काम कर रहे हैं, उनकी फाइल्स को हम प्रायोरिटी पर लेंगे, राइट। सो बांग्लादेशी कैंडिडेट्स जो कि अभी जीसीसी कंट्रीज में रेजिडेंट वीजा पर हैं, जो वर्क वीजा पर अभी हैं, वे ही हमारे दुबई ऑफिस को संपर्क करें, राइट। हम बांग्लादेश से डायरेक्टली फाइल इंडिया से नहीं हैंडल कर सकते, राइट। सो नेपोलीज एंड इंडियन नेशनल्स आप लोग हमारे दिल्ली ऑफिस, साथ ही साथ हमारे दुबई ऑफिस से भी संपर्क कर सकते हैं। अब बहुत सारी वैकेंसीज हैं, और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, सिंपल प्रोसेस है, सक्सेस रेट वीज़ा का काफ़ी हाई है, ठीक है। लेकिन आप प्रोफाइल्स को, डेजिग्नेशंस को पहले समझ लें कि क्या क्या वैकेंसीज हैं, यहाँ पे सैलरी कितनी है, ठीक है। ऑफकोर्स जिनके पास गल्फ का एक्सपीरियंस होता है या फिर भारत में जिन्होंने जेन्युइनली काम किया होता है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। और अगर कोई ट्रेडमैन की वैकेंसी है इनमें से, मान लीजिए, या कोई स्किल्ड वैकेंसी है, और आपके पास कोई पढ़ाई का या काम का कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर हम आपसे कोई ट्रेड सर्टिफिकेट मांगेंगे, या फिर आपसे काम करते हुए जो है एक वीडियो मांगा जाएगा, जिससे कि जस्टिफाई हो सके कि हाँ सच में आपको यह काम आता है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारे डेजिग्नेशन हैं, आप एक बार समझ लें। मतलब डेजिग्नेशन बहुत सारे हैं। अब हर एक डेजिग्नेशन में कहीं पर 3 लोग चाहिए, कहीं पर 5 लोग चाहिए, तो क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है, बट प्रोफाइल्स बहुत सारे आ रखे हैं इस पर हमारे पास, ठीक है। और ये दिसंबर 2025 में यह ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप समझ लें कि 2026 की स्टार्टिंग आपकी बेहतरीन होने वाली है। और उसके लिए आपको करना क्या है कि जल्दी से जल्दी जो है अप्लाई करना है, क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर एंड में क्रिसमस और फिर न्यू ईयर फेस्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी, तो यूरोप में एक हफ्ता के आसपास थोड़ा सा काम कम होता है, राइट। तो ये बिल्कुल सही समय है, ठीक है। तो काम को समझ लेते हैं दोस्तों। मैं आपके लिए सिर्फ डेजिग्नेशंस को रीड आउट कर रहा हूँ। सैलरीज कितनी है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर गो थ्रू कर लें, ठीक है। ट्रक मैकेनिक्स, लाइट मोटर व्हीकल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मैकेनिक्स, ऑटोमोबाइल पेंटर्स एंड डेंटर्स, ठीक है। ऑटोमोबाइल के जो पेंटर्स और डेंटर्स होते हैं ये हमें चाहिए। ट्रक के, और जो लाइट मोटर होती है यानी कि जो कारें होती हैं, इनके हमें मैकेनिक्स चाहिए। हल्की गाड़ियों के मैकेनिक्स हमें चाहिए। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियंस हमें चाहिए दोस्तों। मैकेनिकल फिटर्स, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर जिनके पास लाइसेंस भी हो, ध्यान से, हमें फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर ऐसे चाहिए जिनके पास लाइसेंस हो, या तो भारत में काम किया हो उन्होंने, उसका कुछ प्रमाण हो, या फिर भारत के बाहर काम किया तो उसका लाइसेंस होना आवश्यक है। इट्स मैंडेटरी टू हैव द लाइसेंस। नाउ स्ट्रक्चरल वेल्डर कम फिटर, ओके। हमें ऐसे स्ट्रक्चरल वेल्डर चाहिए जिनको फिटर का भी काम आता हो। मिग मैग वेल्डर्स 3G एंड 4G, राइट। ये कुछ वैकेंसीज हैं, आगे आप साथ बने रहें। शटरिंग कारपेंटर्स, स्टील फिक्सर्स, पेंटर्स। पेंटर्स हमें कौन से चाहिए? जो ब्रश और स्प्रे दोनों का ही काम जिनको आता हो। इसके अलावा हमें मैसन चाहिए दोस्तों। मैसन में ब्रिक, प्लास्टर और टाइल तीनों का काम आता हो। मैकेनिकल फिटर्स हमें चाहिए। अब मैकेनिकल फिटर्स, सिर्फ मैं मैकेनिकल फिटर्स की बात कर रहा हूँ। मैकेनिकल फिटर्स हम उन्हीं कैंडिडेट्स की फाइल लेंगे जिनके पास ITI या फिर कोई ना कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी की जो वैकेंसीज बताई हैं, शटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, पेंटर, मैसन, इनके लिए कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ओके। पाइप फिटर्स एंड प्लम्बर्स, पाइप फिटर्स और प्लम्बर्स के लिए भी हमें ITI वाले कैंडिडेट ही चाहिए, राइट। अब दोस्तों, प्लम्बर्स हमें कुछ चाहिए कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। पाइप फिटर्स हमें चाहिए कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के लिए। मतलब मैं आपको इंडस्ट्री बताता हूँ कि आपका डिप्लोयमेंट कहाँ पर होगा। कारपेंटर और फिटर हमें चाहिए PVC और एल्यूमिनियम के काम के लिए। इलेक्ट्रिशियंस भी हमें कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए। और कारपेंटर्स जो है हमें, देखिए यहाँ पे कारपेंटर्स में आप कंफ्यूज ना हो, मैंने सबसे पहले बोला था शटरिंग कारपेंटर, और अब मैं बोल रहा हूँ फर्नीचर और फिनिशिंग कारपेंटर, ठीक है। ये भी हमें चाहिए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। फिर से एक और हमारा क्लाइंट है, उनकी वैकेंसीज भी मिलती जुलती हैं, लेकिन इन सब में कॉमन क्या है कि ये सभी रोमानिया के हमारे क्लाइंट हैं। तो कुछ वैकेंसीज हो सकती हैं रिपीट हो जाएं, तो आप समझ लीजिएगा। स्टील फिक्सर, शटरिंग कारपेंटर, फिनिशर्स, मैसन्स और सिविल फोरमैन, ये वैकेंसीज मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताई थी दोस्तों, ठीक है। एक बात को आपने समझना है दोस्तों कि हमने जो यहाँ पर सैलरीज मेंशन करी है, आपको लगेगा कि ये सैलरी तो कम है यूरोप के हिसाब से, ठीक है, लेकिन सैलरीज कम नहीं है। आप ध्यान से देखिए, एक तो यहाँ रहने के साथ साथ खाना फ्री अधिकतर वैकेंसीज में, नंबर 1। नंबर 2, ये जो सैलरी है 8 घंटे 5 दिन के हिसाब से हैं, ठीक है। हम सभी भारतीय जो हैं, नेपाली नागरिक, बांग्लादेशी नागरिक जो हैं, महीने में 26 दिन काम करना हमारे लिए एक आम बात है। हमारे लिए वो ओवर टाइम नहीं कहलाता,
अंग्रेजों के लिए 26 दिन काम करना बड़ी बात होती है, क्योंकि वो लोग हफ्ते में 5 दिन, महीने में 22 दिन काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आप हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, महीने में यानी कि 26 दिन काम करते हैं, तो फिर आप आसानी से जो है 800-900 यूरो बचाकर घर भेज सकते हैं। अगर आप स्किल्ड हैं तो इससे ज़्यादा भी बचाकर भेज सकते हैं। और ध्यान रहे, 8 की जगह आप 10 घंटा काम कर लीजिए, अगर आप 1.5-2 घंटा ओवर टाइम करेंगे तो उसका भी जुड़ जाएगा, तो आप आराम से 1000 यूरो जो है पार कर जाएंगे, ठीक है। अब रोमानिया का वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, प्रक्रिया काफ़ी आसान है। अब भारतीय नागरिक जो भारत से अप्लाई करेंगे उनका प्रोसेस क्या है, और भारतीय नेपाली नागरिक जो गल्फ के देशों से अप्लाई करेंगे या बांग्लादेशी नागरिक जो बाहर से अप्लाई करेंगे उनकी प्रोसेस क्या है। तो वर्किंग आवर्स में जब हमारे एडवाइजर्स को कॉल करेंगे, अब वर्किंग आवर्स से मेरा मतलब क्या है कि अगर आप न्यू दिल्ली ऑफिस में कॉल कर रहे हैं हमारे, तो 10 AM to 6 PM ही आपने कॉल करना है प्लीज़। भारत के ऑफिस में कॉल करेंगे तो 10 बजे से 6 बजे के बीच में ही कॉल करना है। अगर आप दुबई के ऑफिस में कॉल करेंगे तो दुबई के 10 बजे से 6 बजे के बीच में कॉल करना है। आपको पता है ना, भारत के और दुबई के टाइम में 1.5 घंटे का अंतर है, आपको पता है, ठीक है। तो ये थी रोमानिया की कुछ वैकेंसीज। इससे पहले भी हमने रोमानिया के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है। आप सभी को मैं कुछ बातें क्लैरिफाई करना चाहूँगा यहाँ पर, आप अप्लाई करें। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझें कि आपको अपने ट्रेड में जाकर ही लाभ होता है। आप ये ना सोचें कि मैं हूँ तो वेल्डर, लेकिन चलिए मैं किसी और काम में चला जाता हूँ क्योंकि वहाँ काम कमाई ज़्यादा नहीं। ये गलत डिसीजन आपका। अगर आपको 100 यूरो कम भी मिल रहा है ना अपने ट्रेड में, आप अपनी ट्रेड में जाइए, क्योंकि धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि हम आपको शेंगन वीज़ा दे रहे हैं, 1 साल काम करिए, देश बदल लीजिए, हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, आप देश बदल सकते हैं। आज आपको हो सकता है यहाँ 800-900 1000 यूरो बच रहा है, ऐसे भी देश हैं जहाँ पर आपको 1200-1500 यूरो भी बचेगा। तो पहला जो आपने बात को समझना है कि अपना ट्रेड नहीं बदलना है, क्योंकि जिस व्यक्ति को जो काम आता है वो उसी में ही आगे बढ़ता है, उसी में ही उसकी वैल्यू होती है। पॉइंट नंबर 1 तो ये आपको समझना है। दूसरी बात, जिन देशों का काम आसानी से हो रहा है, यह बात लागू होती है भारतीय, नेपाली, बांग्लादेशी सभी देशों के नागरिकों पर। हालांकि भारतीय और नेपाली नागरिकों के पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं कंपेयर टू बांग्लादेशी या फिर और देशों के नागरिकों की तुलना में, राइट। बट स्टिल मैं आपको सभी को यही बोलूँगा कि आप उन देशों के लिए ही अपना प्रोसेस स्टार्ट करें जहाँ पर आसानी से वीज़ा लग जाता है, जहाँ पर वीज़ा लगने के चांसेस बहुत हाई हैं, जैसे कि बुल्गारिया, रोमानिया। ऑफकोर्स ये रोमानिया का ब्लॉग है, ठीक है। तो बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, ग्रीस, स्लोवाकिया, माल्टा, ठीक है। मतलब उन देशों को ही कंसिडर करें आमतौर पे जहाँ के वीज़ा लग रहे हैं। आप 2 साल 3 साल का जो है हिस्ट्री चेक कर लें कि किन देशों का वर्क परमिट आ रहा है, किन देशों का अपॉइंटमेंट मिल रहा है और वीज़ा सक्सेस रेट बढ़िया है। वहाँ जाने के बाद 6 महीने 12 महीने आप काम करें, देख लें आपके एम्प्लॉयर के साथ आपकी किस तरह की ट्रीटी है। जैसे आप हमारे थ्रू जाएंगे तो हम आपको स्पष्ट बता देते हैं कि भैया इतने महीने से पहले नौकरी नहीं छोड़ना, नौकरी बदलना तो हमें बताकर ही बदलना, हम एम्प्लॉयर को बताएंगे, NOC देंगे, तब आप देश बदलना। और देश बदलना इतना आसान नहीं होता है, संभव होता है, लेकिन देश बदलने से पहले कुछ बातों का अपने ध्यान रखना होता है। मान लीजिए आप एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, तो आपके पास पहले से ही पेपर्स होने चाहिए। कल को आपको जो बॉर्डर पुलिस ने रोक लिया, पूछा कहाँ जा रहे हो, अब आप अपने पुराने एम्प्लॉयर को भी पता कर नहीं आए, नए देश जहाँ जा रहे हैं वहाँ के पेपर्स नहीं है, तो आपने तो रिस्क ले लिया बहुत बड़ा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। हर एक कदम पर आपने अपनी कंसल्टेंसी का हाथ थाम के चलना है, और यह कंसल्टेंसी कॉन्ट्रा मेंटर्स भी हो सकती है। और ये कंसल्टेंसी भारत में और भी रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से आप अपने लॉयर पे यकीन करते हैं, अपने डॉक्टर पे यकीन करते हैं, उसी प्रकार से अपने कंसल्टेंट पर भी ट्रस्ट करें। हाँ, यह जरूर देख लें कि क्या आपके जो कंसल्टेंट हैं, जो कंसल्टेंसी जिसकी सेवाएं आप ले रहे हैं या लेने जा रहे हैं, सिर्फ आप ये ना देखें कि उनके यूट्यूब पर फॉलोअर्स कितने हैं, ठीक है। आमतौर पर जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे लग्जमबर्ग की बात करते हैं, न्यूजीलैंड की बात करते हैं, मतलब हवाई बातें करते हैं, उनके फॉलोअर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। आप ये देखें कि आपकी जो कंसल्टेंसी है, क्या वह भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड है कि नहीं। अगर आप भारत से अप्लाई कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उनके पास लाइसेंस कौन सा है। अगर यूरोप का काम कर रहे हैं तो कम से कम देख लें 3 साल, मतलब कितने साल पुरानी है। 1000+ लाइसेंस है, कौन सा लाइसेंस है। देखिए, लाइसेंस तो लाइसेंस ही है, चाहे 100+ हो चाहे 1000+ हो, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि जो इतना बड़ा काम करेगा कम से कम 1000+ का लाइसेंस तो लेकर रखेगा। तो जो लाइसेंस एजेंसी है उनका बैकग्राउंड चेक हो रखा होता है, उनकी बैंक गारंटी भारत सरकार के पास होती है, और बहुत कम चांस होता है कि उनके काम में कोई कमी मिलेगी। कम से कम आपका पैसा नहीं फंसेगा, कम से कम अगर काम नहीं हुआ तो आपका पैसा आपको मिल जाएगा, और जो वीज़ा वगैरह आपको देंगे वो जेन्युइन होंगे, ठीक है। और जाने के बाद भी वो आपका ध्यान रख सकते हैं,
तो ये सारे फायदे आपको मिलते हैं। हाँ, काम में देखिए कभी शिकायत तो किसी के पास भी आ सकती है, लेकिन एक लाइसेंस्ड एजेंसी ही सक्षम है, कैपेबल है आप तक मदद पहुंचाने में, ठीक है। क्योंकि देखिए लाइसेंस कौन देता है एजेंसियों को? हमें किसने लाइसेंस दिया? विदेश मंत्रालय ने दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दिया, ठीक है। आपको पासपोर्ट किसने दिया? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दिया। पीसीसी कौन देता है? विदेश मंत्रालय देता है, राइट। और भारत के बाहर दूतावास कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन संचालित कर रहा है? हमारा विदेश मंत्रालय कर रहा है। तो आप इस बात को समझने का प्रयास करिए, बिना सरकार की मदद के, है ना, बिना सरकार की मदद के, बिना नियम कानून को फॉलो करे हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। भारत के बाहर हमारे जो गार्जियन होते हैं वो सबसे पहले हमारी सरकार होती है। आपने देखा ना, कभी आपने देखा होगा कि जैसे कहीं वॉर हो गई, कहीं पे कोई अर्थक्वेक हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो आपने देखा कि भारत सरकार किस तेजी से भारतीय नागरिकों को निकाल कर लाती है, चाहे कोई भी सरकार हो। मतलब मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल हमारा इतना बढ़िया लोकतांत्रिक देश है और सभी सरकारें जो है अपने नागरिकों का ध्यान रखती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, यूनियन टेरिटरीज हो या फिर केंद्र की सरकारें हों। लेकिन ये सभी लाभ आपको तभी मिलते हैं जब आप भारत से जेन्युइन वीज़ा पर जाते हैं। अगर आप गलत तरीके से गए हुए हैं तो फिर आपने रिस्क भी लिया है, राइट। और ऐसा काम करने से क्या होता है, आपका भी नाम खराब होता है और हमारे देश का भी नाम खराब होता है। सोचिए जब किसी को डिपोर्ट किया जाता होगा तो वहाँ बोलते होंगे इंडियन एम्बेसी में, देखिए ये आपके देश के नागरिक पकड़े गए हैं, गलत कागजों पर स्टे कर रहे थे। प्लीज़ ऐसा ना करें, ठीक है। जेन्युइन वीज़ा पर जाने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपका लगता है, लेकिन बेनिफिट्स भी तो 100 टाइम्स है ना। तो प्लीज़ इस बात को समझें। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास समय नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो गेन करने हैं ये सब कुछ, क्या दिक्कत है? इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं एनएसडीसी वगैरह के, ठीक है। आप पहले गल्फ चले जाइए, फिर गल्फ में कुछ समय काम करिए, पैसा कमाइए, एक्सपीरियंस लीजिए, फिर आप यूरोप चले जाइए। जितना आपके पास एक्सपीरियंस होएगा उतना ही खर्चा आपका कम होगा, उतने ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। और मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि हमारे जैसी हमसे भी बेहतर और भी एजेंसी हैं भारत में जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर उनका डेटा निकाल सकते हैं। और अगर आप हमें सेवा का मौका देंगे, उससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती। इसलिए तो हम इतना पब्लिसिटी कर रहे हैं कि आप हमारे पास आए, हमसे सेवाएं लें, ठीक है दोस्तों। और आपको अच्छी तरह से पता है कि हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, अनुभव भी हो चुका है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हमने जो है काफ़ी कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है। लॉकडाउन से पहले हम अधिकतर काम, जो आप समझ लें कि 99% काम हम गल्फ देशों का ही करते थे। फिर लॉकडाउन के बाद हमने इस बात को समझा कि लोगों का रुझान जो है थोड़ा सा बदल रहा है, ठीक है। और देखिए यूरोप में जाना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आप प्लीज़ इसकी तुलना जो है गल्फ के देशों से ना करें। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गल्फ के देश अच्छे नहीं हैं। गल्फ के देशों में देखिए, अगर आप एज अ कर्मचारी जाते हैं, एज अ कामगार या एज अ एम्प्लॉय, एज अ वर्कर जाते हैं, एज अ इमिग्रेंट वर्कर जाते हैं, तो सब कुछ ठीक है, बस आपको वहाँ पीआर नहीं मिलता है ना। आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म सेटलमेंट नहीं देखते उस पर्सपेक्टिव से। देखिए जो पैसे वाले लोग हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे स्किल्ड लोग हैं, ठीक है, उनके लिए तो जैसे दुबई है ना, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। गोल्डन वीज़ा ले रहे हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप हाईली स्किल्ड हैं तो गोल्डन वीज़ा लेने के और भी ऑप्शंस हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति जो एक आम आदमी है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। या फिर आप यंगस्टर अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हैं, एक दिन ऑफकोर्स आपके जीवन में भी एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी ये सब कर पाएंगे। मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, ठीक है। लेकिन एक आम कामगार की तरह से जब आप जाते हैं तो गल्फ में देखिए क्या होता है, क्या लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन ये होती है कि आपको एक भारतीय नागरिक के हिसाब से ही पगार मिलती है, ये तो आपको पता ही है ना। देखिए एशियंस को कितनी सैलरी मिलती है, लोकल्स को वहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है, ये डिफरेंस आपको पता होगा। और वो उनका अधिकार, अपने देशों के नागरिकों को ज़्यादा पगार देना उनका डिसीजन है, उनका देश है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यूरोप में क्या होता है, यूरोप में जो पर आवर वेजेस हैं, जो आर्ली वेजेस हैं, वो लगभग कॉमन है ना। आपको पीआर लेने का मौका मिलता है, पासपोर्ट और टीआरसी आपके पास रहती है, आप देश बदल सकते हैं, जब इच्छा हो भारत आ सकते हैं। तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ आपको मिलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, हर एक अमीर व्यक्ति, मतलब हर एक पैसे वाला व्यक्ति जो सक्षम है ना, वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहाँ भेजना चाहते हैं? विदेशों में भेजना चाहते हैं। आमतौर पे कहाँ भेजना चाहते हैं? यूरोप के देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, है ना। वेस्टर्न में ऑफकोर्स कनाडा भी आता है, यूएस भी आता है और यूरोप भी आता है। तो सिर्फ एक नौकरी वाली बात नहीं है, एक क्वालिटी लिविंग, एक सेटलमेंट। तो ये सारे ऑप्शन जब आप इतना सब कुछ सोच रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भैया लाइसेंस कंपनी का चेक कर लो, ढंग की कंसल्टेंसी के थ्रू जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आजकल देख रहा हूँ, कैंडिडेट जो है ना बिल्कुल पेशेंस लेकर नहीं आ रहे हैं। तो आपको पेशेंस भी रखना है, ठीक है। यूरोप का काम कुछ दिनों में नहीं होता, कुछ महीनों में होता है, ये बात आप समझो। दिनों में तो गल्फ का काम होता है, ठीक है। 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में तो गल्फ के वीज़ा लगते हैं दोस्तों, यूरोप के नहीं लगते। यूरोप का पहले आपका वर्क परमिट आएगा,
फिर आपका एम्बेसी वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, कोई VFS जाता है, कोई VLS जाता है। फिलहाल रोमानिया का तो जो है सिंपल है, राइट। आप एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेते हैं हम आपको और आप जाके अपना सबमिशन कराते हैं, ठीक है। तो 2 हिस्सों में बटा रहता है यूरोप का प्रोसेस। और हमेशा मैंने अपने पुराने ब्लॉग्स में बोला है कि स्टार्टिंग में आप देश वह चुने जहाँ के वीज़ा लग रहे हों, काम वह चुने जो आपको आता हो, कंसल्टेंसी वो चुने जो लाइसेंस्ड हो। समय अवधि मैंने आपको बता दी, जो भी समय सीमा आपको हमारी टीम बताए आप उसमें 1 से 1.5 महीना एक्स्ट्रा जोड़ के चलो, ठीक है। कम होता है ऐसा कि जो हमने आपको समय बताया उससे पहले हो जाए, ठीक है। आमतौर पर 1-1.5 महीना ऊपर नीचे ही होएगा, आप ये मान के चलो। तो तभी आप अप्लाई करें जब आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तौर पर आप जो है प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने अगर ब्लॉग को यहाँ तक देखा है। रोमानिया के अलावा ग्रीस की, बुल्गारिया की, राइट, और हमने स्लोवाकिया की कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज आपके साथ शेयर की हैं, प्लीज़ उनको जाकर एक बार चेक करें, ठीक है। तो और YouTube के साथ साथ प्लीज़ टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, टिकटॉक पर हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं, प्लीज़ वहाँ पर फॉलो करें। क्योंकि दोस्तों किसी भी ब्लॉग को बनाना, उसको एडिट करके जब तक उसको पब्लिश किया जाता है तब तक काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो अगर आप रेगुलरली अपडेटेड रहना चाहते हैं कि भाई किन देशों का काम चल रहा है, किन देशों में कैंडिडेट जो है हमारे थ्रू फ्लाई हो रहे हैं, किन के वर्क परमिट्स आ रहे हैं, किन की VFS, BLS या एम्बेसीज का अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, ये सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे अगर आप हमें और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी रेगुलरली फॉलो करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने ब्लॉग को यहाँ तक देखा। ऑल द बेस्ट।